गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम ये फाउंडेशन का रिवीजन कर रहे हैं आईसीआई के स्टडी मटेरियल से। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 6 पढ़ लिया था, चैप्टर 1 में मेजरमेंट एंड डिसिप्लिन वैल्यूएशन प्रिंसिपल। अब हम स्कैनर से इसके क्वेश्चन कर लेते हैं जो पास्ट एग्जाम में आए हुए हैं। ये स्कैनर मार्केट में मिलता है, सुचिता प्रकाशन का सॉल्ड स्कैनर होता है, तो आप इसे प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। इसमें हम यूनिट 6 है, चैप्टर 1 में पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन हैं वही सॉल्व करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए होते हैं, बुक आपकी समरी भी दी होती है बुक की, वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। इन अकाउंटिंग मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट। आप पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो मनी में मेजर किया जा सके। तो मनी एक तरह से मेजरमेंट स्केल है अकाउंट्स में। मनी इज अ मेजरमेंट स्केल एंड हैज़ अ यूनिवर्सल डिनोमिनेशन फॉल्स। जो फॉल्स है, मेजरमेंट स्केल तो है पर उसका यूनिवर्सल डिनोमिनेशन नहीं है, क्योंकि हर जगह जो करेंसी है वो रिपोर्टिंग करेंसी के तौर पे यूज़ की जाती है। इंडिया में रुपए में होता है मेजरमेंट, अमेरिका में डॉलर में होता है। तो मनी जो है यूनिवर्सल डिनोमिनेशन नहीं रखती है, मतलब हर जगह एक जैसी तरीके से वैल्यूएशन नहीं किया जाता है। ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स असेट इज, ग्रॉस बुक वैल्यू का मतलब होता है जब आप असेट खरीद के लाते हैं तो उन असेट्स का टोटल ग्रॉस बुक वैल्यू कहलाता है। और जब ग्रॉस बुक वैल्यू में से आप फिक्स असेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं तो उसे नेट बुक वैल्यू बोला जाता है। बुक वैल्यू का तो सिंपल मतलब होता है कि जो बैलेंस शीट में आप जिस वैल्यू पे दिखा रहे हैं किसी असेट और लाइबिलिटी को बुक वैल्यू बोलते हैं। पर एक ग्रॉस बोल रहा है, ग्रॉस बुक वैल्यू क्या होती है? फिक्स असेट की डेप्रिसिएशन घटाने से पहले जो सारी असेट की वैल्यू का टोटल होता है उसे ग्रॉस बुक वैल्यू बोलते हैं हम। उसमें से भी डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो नेट बुक वैल्यू आती है। तो ग्रॉस बुक वैल्यू का मतलब है जिस असेट पे आपने उस असेट को, जिस वैल्यू पे आपने उस असेट को खरीदा उसी वैल्यू का टोटल ग्रॉस बुक वैल्यू कहलाता है। तो इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं हम। हिस्टोरिकल कॉस्ट आप पढ़ चुके हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग असेट और लाइबिलिटी को उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा जिस वैल्यू पे उन्हें एक्वायर किया गया है। ABC Limited purchase a building by paying ₹50 lakh एज ऑन 1 अप्रैल 2000। आपने 50 लाख रुपए का पेमेंट किया है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2007 इट फाउंड दैट इट वुड कॉस्ट ₹1 करोड़ 50 लाख। अब कॉस्ट 1 करोड़ 50 लाख हो गई, तो ये करंट कॉस्ट हो गई जो अभी चल रही है इस असेट की, टू परचेज अ सिमिलर बिल्डिंग। दिस वैल्यू ऑफ 150 इज नोन एज करंट कॉस्ट। आप पढ़ चुके हैं कि कोई असेट जो आप अभी खरीद सकते हैं उस असेट को जितनी वैल्यू में, उसे आप करंट कॉस्ट बोलते हैं। जिस वैल्यू पे आपने खरीदी है वो तो आपकी कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट हो जाएगी। जिस वैल्यू जो वैल्यू अभी चल रही है उसे आप करंट कॉस्ट का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मीन। अकाउंटिंग एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? आप तो ये पढ़ चुके हैं कि अपन प्रोविजन रिजर्व बनाते हैं, अनुमान लगाते हैं कोई खर्चा और लाइबिलिटी फ्यूचर में होने वाली, तो आप उसका पहले से अनुमान लगा के चलते हैं। तो अकाउंटिंग एस्टीमेट का मतलब क्या होता है? देखिए, डिफरेंस अराइजिंग बिटवीन सर्टेन पैरामीटर एस्टिमेटेड अर्लियर, जो आपने पहले सोचा था, ठीक है, एस्टिमेट लगाया था, उसमें डिफरेंस आ रहा है। री एस्टिमेट ड्यूरिंग द करंट पीरियड, और आपने दोबारा अनुमान लगाया उस खर्चे का तो चेंज हो गया। तो पहले जो अनुमान लगाया था खर्चे का कि भाई 10,000 होगा, बाद में पता चलता है कि नहीं वो शायद 12,000 हो सकता है, परिस्थितियाँ चेंज हो गई, तो उनकी वजह से आपका अनुमान भी चेंज होगा। आप दोबारा प्रोविज़न क्रिएट करेंगे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा का, तो ये डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है। डिफरेंस अराइजिंग बिटवीन सर्टेन पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर या परिस्थितियां चेंज हुई हैं। एस्टिमेटेड अर्लियर, जो आपने पहले एस्टिमेटेड की थी, और एक्चुअल रिजल्ट जो अचीव हुआ है ड्यूरिंग द करंट पीरियड, एक्चुअल में जो रिजल्ट अचीव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने प्रोविजंस को, अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज करते हैं। तो बोथ बी और सी सही हैं। देर आर डैश जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेसिस और वैल्यूएशन प्रिंसिपल 4 आप पढ़ चुके हैं। 4 मेजरमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जनरली। एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया आपका, एक करंट कॉस्ट हो गया, एक रियलाइजेबल वैल्यू हो गई, और एक आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वैल्यूएशन प्रिंसिपल एक्सेप्ट, इनको छोड़ के सभी वैल्यूएशन प्रिंसिपल है। हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यूएशन प्रिंसिपल है, प्रेजेंट वैल्यू वैल्यूएशन प्रिंसिपल है, रियलाइजेबल वैल्यू वैल्यूएशन प्रिंसिपल है, फ्यूचर वैल्यू कोई वैल्यूएशन प्रिंसिपल नहीं है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर द रिकॉर्डिंग ऑफ एन एसेट कॉस्ट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट ये बोलता है कि जिस वैल्यू पे आप उस एसेट को खरीद रहे हैं, जो कॉस्ट पड़ रही है आपको, आप उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट को कॉस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में 99 में क्वेश्चन आया हुआ है, नवंबर 99 में। देखिए इसमें पिछले 20-25 सालों के क्वेश्चन आपको दिए होते हैं। स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। करंट कॉस्ट गिव एन ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट बेस।
करंट कॉस्ट जो होती है, करंट कॉस्ट आप पढ़ चुके हैं कि असेट जो आज चल रही, जो असेट आपने कुछ साल पहले खरीदी थी, आज उसकी जो वैल्यू चल रही है मार्केट में, आप उसे करंट कॉस्ट बोलते हैं, यानी जिस वैल्यू पे वो खरीद सकते हैं आज आप उस असेट को, उसे करंट कॉस्ट बोलते हैं। क्या वो एक ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट बेस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आप चाहें तो उसे दिखा सकते हैं कि भैया पहले हमने 10 करोड़ की खरीदी थी, आज वही असेट मार्केट में 15 करोड़ की चल रही है। ट्रू है ये स्टेटमेंट। जनरली द वैल्यू ऑफ एन असेट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट। हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही बेस माना जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलने एक्विजिशन कॉस्ट बोलने एक ही बात है। करंट कॉस्ट इज अनदर ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट, पर ये दूसरा विकल्प हो सकता है, यानी आप इस वैल्यू को भी शो कर सकते हैं। बेसिस अकॉर्डिंग टू विच असेट आर कैरिड, असेट को उस वैल्यू पे दिखाया जाता है एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट, जितना पैसा या उसके पैसे के बराबर जो चीज़ आपको पे करनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड टू बी पेड इफ द सेम, या सेम असेट अगर आप खरीद रहे हो और इक्विवेलेंट असेट उसके जैसे ही कोई असेट खरीदे हैज़ टू बी एक्वायर्ड करंटली। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम नेक्स्ट अपना चैप्टर लेंगे आपके मॉड्यूल से रिवाइज करते समय, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, चैप्टर 1 है, यूनिट 7 है, तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिवीजन करेंगे। वो स्टार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाए जाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो पॉलिसियाँ होती हैं, वो सेट पॉलिसी होती है। कोई इंटरव्यू में जनरली आपसे पूछ रहे हैं ऐसे नॉर्मली कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो पॉलिसीज़ हैं जिनको फॉलो करना होता है अकाउंटिंग करते समय, ताकि सभी लोग एक जैसे अकाउंटिंग करें, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, यानी पारदर्शिता बनी रहे, कोई चोरी नहीं हो, फेयर अकाउंटिंग की जाए। मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना, कि सभी लोग एक जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, नीतियों को फॉलो करें। अगर सब लोग डिफरेंट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करेंगे तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप कैसे बता पाएंगे कि टाटा कंपनी अच्छा काम कर रही है, रिलायंस कंपनी उसी सेगमेंट में अच्छा काम कर रही है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए क्यों जाते हैं जब डबल एंट्री सिस्टम बना हुआ है। डबल एंट्री सिस्टम में बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया है, तो उन्हीं कन्फ्यूजन्स को हटाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये तो आप पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस की, कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ एन एंटरप्राइजेस टू वेरियस स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर आपको अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें ऑनर भी आते हैं, क्रिएटर भी आते हैं, बैंक, ऐसा कोई भी पर्सन जिसका आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होता है उसे स्टेक होल्डर बोलते हैं। वो ऑनर भी हो सकता है, वो बैंक भी हो सकता है जिसने आपको लोन दिया, क्योंकि कल आपका बिजनेस डूब गया तो बैंक का लोन भी डूब जाएगा, तो वो भी स्टेक होल्डर है। एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। बाय मीन्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही तो अपने ऑनर और स्टेक होल्डर को बताते हैं कि हमारी फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब है कि प्रॉफिट में चल रही है आपकी कंपनी या लॉस में चल रही है। इफ़ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस नॉट प्रॉपरली रेगुलेटेड, अगर आप इस प्रोसेस को रेगुलेट नहीं करते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बीइंग मिसलीडिंग, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड करेंगे, लोग गलत तरीके से बनाएंगे, टेंडेंशियस झूठ बोलेंगे, एंड प्रोवाइडिंग अ डिस्टोर्टेड पिक्चर, गलत पिक्चर शो करेंगे बिजनेस की, क्योंकि हर कोई अपनी प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करेगा ताकि उसकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा हुआ शो हो और कम इन्वेस्टर पैसा लगाए, रादर देन ट्रू नहीं आएगा। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, कंपेरेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, एडिक्वेसी को मेंटेन करने के लिए, एंड रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इट इज़ एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसी। ये बहुत ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड मतलब इक्वल, आप एक जैसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल और पॉलिसीज़ बनाएं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS प्रोवाइड फ्रेमवर्क, ये वो फ्रेमवर्क है, वो तरीका है, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं for treatment of transactions and events so that financial statement of different enterprises become comparable, ताकि आप डिफरेंट एंटरप्राइजेस के ट्रांजेक्शन को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकें। जब वो एक जैसे अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे। अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये मेन मीनिंग है इनका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ये रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इशूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, इशू करती है। जैसे हमारे देश में ICAI आपका इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, और बाय द गवर्नमेंट भी इशू करती है, और अदर रेगुलेटरी बॉडी भी हो सकती है, कवरिंग द एस्पेक्ट, जो सारे एस्पेक्ट बातों को कवर करती है। और रिकॉग्निशन मतलब कैसे किसी ट्रांजैक्शन को पहचाना जाएगा कि कब उसे जनरल में रिकॉर्ड किया जाए, रिकॉग्नाइज कब होगा, मेजरमेंट कैसे होगा, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, प्रेजेंटेशन कैसे होगा, एंड डिस्क्लोजर से बताया कैसे जाएगा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इवेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द इशू ऑफ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन बातों से डील करते हैं, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट एंड ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की कब किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है वो बताया जाता है। मेजरमेंट ऑफ दीज ट्रांजैक्शन इवेंट, कैसे उनका वैल्यूएशन करना है वो बताते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ दीज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ मैनर दैट इज मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर, और कैसे प्रेजेंट करना है उस इन्फॉर्मेशन को अपने बैलेंस शीट और P&L अकाउंट में, ये बताया जाता है। द डिस्क्लोजर
डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विच शुड बी देयर टू इनेबल द पब्लिक एट लार्ज, और कैसे पब्लिक को बताना है, डिस्क्लोजर करना है उस चीज़ का बताना है, एंड द स्टेक होल्डर को बताना है, एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर को बताना है। पोटेंशियल इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी पैसे लगा सकता है फ्यूचर में इन अ पर्टिकुलर, टू गेट एन इंसाइट इनटू व्हाट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट, ताकि ये बताया जा सके कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहे हैं, thereby facilitating them to take prudent and informed business decision, ताकि प्रूडेंट मतलब बुद्धिमानी से और सही डिसीजन लिए जा सकें। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, क्यों बनाए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये बताई दिया। इक्वलिटी के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए बनाए जाते हैं ताकि सब लोग एक जैसी अकाउंटिंग फॉलो करें। जनरली मेन मोटिव तो यही होता है। द होल आइडिया ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज सेंटर्ड अराउंड द हार्मोनाइजेशन, मतलब ईजी करना ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को एंड प्रैक्टिसेस फॉलो बाय डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज़। बहुत सारी डिफरेंट एंटिटीज़ जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटिंग करने के तरीके यूज़ कर रही हैं, उन्हें ईजी करना। सो दैट डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, जो डाइवर्स मतलब डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है, अपनाई जा रही है डिफरेंट चीज़ों के लिए, कैन बी स्टैंडर्डाइज, उन्हें इक्वल किया जा सके, मतलब एक जैसे रूल फॉलो करें सब लोग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी विद अ व्यू टू, आप इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसी को एक जैसा करना चाहते हैं। एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सके इसलिए एलिमिनेट करना चाहते हैं डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, एक सेट बनाना चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं। देयर बाय इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, बैलेंस शीट होती है, जो P&L अकाउंट होती है, उन पर रिलायबल माने जाते हैं, क्योंकि सब लोग एक जैसे अकाउंटिंग करेंगे तो ही तो आप कंपेरिजन कर पाएंगे और रिलायबल मानेंगे इन्फॉर्मेशन को। प्रोवाइड अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसीज़, वैल्यूएशन नॉर्म्स बनाना, कैसे वैल्यूएशन होगा, एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताना कैसे आप उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिड्यूस द अकाउंटिंग ऑल्टरनेटिव्स, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन ऑल्टरनेटिव को रिड्यूस करता है कि आप ये डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी ना अपना के इसी तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन द बाउंड ऑफ रैशनैलिटी, इक्वलिटी क्रिएट करता है, देयर बाय इंश्योरिंग कंपेरेबिलिटी, ताकि कंपेयर किए जा सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस के। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस बताइए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कमियां क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं। बाय सेटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द अकाउंटेंट हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट, ये सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। तो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट अगर बोली जा रही हैं कहीं पर अकाउंटिंग में, तो ये सारे कन्फ्यूजन दूर होकर आप एक जैसी अकाउंटिंग करते हैं। स्टैंडर्ड्स रिड्यूस टू अ रीजनेबल एक्सटेंट और एलिमिनेट टुगेदर कन्फ्यूजिंग वेरिएशन, जो वेरिएशन है, डिफरेंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, उन्हें कम किया जा सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, देर आर सर्टेन एरियाज वेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर नॉट स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, कई बार लॉ में एज नहीं लिखा जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने स्टेक होल्डर या पब्लिक को बतानी है, तो अलग से लॉ बना के हम मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के उसे शो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में कॉल फॉर डिस्क्लोजर बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो फिर आप लॉ के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बना सकते हैं कि भाई आपको ये चीज़ें भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करनी होगी, बतानी होगी अपने स्टेक होल्डर को। जैसे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है, तो अपन ने पढ़ा है 11th क्लास से कि जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो तो या तो मार्केट वैल्यू पे वैल्यूड होता है या कॉस्ट प्राइस विचेवर लेस पे होता है, पर ये किसी कानून में थोड़ी लिखा हुआ है। तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया AS2, उसके थ्रू बताया। तो हम कानून में जो नहीं सारी चीज़ें लिखी हो, कोई लॉ में, कंपनी लॉ में या कोई भी लॉ में सारी चीज़ें लिखी हो, तो उसके लिए हम अलग से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बना देते हैं ताकि पब्लिक को पता रहे कि आप कौन से मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग करते समय। द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, ये लिमिटेड एक्सटेंट तक मतलब एक हद तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी मदद करेंगे। फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से अकाउंटिंग हो रही है वो इंडिया में हो रही है, तो डिफरेंट पार्ट सारे सब एक जैसे अकाउंटिंग फॉलो करेंगे वर्ल्ड में, तभी तो किसी अमेरिकन कंपनी को हम इंडियन कंपनी से कंपेयर कर पाएंगे। एंड ऑल्सो डिफरेंट कंपनी सिचुएटेड इन सेम कंट्री, हाउएवर इट शुड बी नोटेड, पर ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। इन दिस रिस्पेक्ट द डिफरेंस इन इंस्टीट्यूशन अलग होते हैं, जैसे यहाँ पे CA है, वहाँ पे CP है। ट्रेडिशनल एंड लीगल सिस्टम अलग हो सकता है हर कंपनी का। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर गिव राइज टू डिफरेंसेज, इस वजह से डिफरेंस आ सकते हैं इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि अडॉप्ट किए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में।
तो बेनिफिट्स अगर कोई पूछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का शॉर्ट में, तो आप बोल सकते हैं तो स्टैंडर्डाइज करना, डिफरेंट जो अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, डिफरेंट अकाउंटिंग करने के जो तरीके हैं उन्हें एक बनाना ताकि सब लोग एक जैसे अकाउंटिंग फॉलो करें। एक तो स्टैंडर्डाइजेशन करना। दूसरा है कि जो लॉ में बता रखा है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आपको बतानी कि भाई ये चीज़ें भी आपको अपने ऑनर स्टेक होल्डर को बतानी होंगी, तो रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर आप बताते हैं लोग, और कंपेरेबिलिटी क्रिएट करते हैं ताकि डिफरेंट कंट्रीज़ में या सेम कंट्री में डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनके अकाउंट्स आप कंपेयर करके पता लगा सकें कौन सी कंपनी और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में चल रहा है। लिमिटेशंस भी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। लिमिटेशन मतलब कमियां कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये कमी है अभी भी। डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी बताते हैं आपके। डिफरेंट ट्रीटमेंट मतलब जैसे एक होता है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये हमारे AS2 जो इन्वेंट्री पे है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा, तो AS2 बनाया गया, उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया। तो एक तो फीफो मेथड होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। ये कहता है इन दोनों में से कोई सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टॉक की वैल्यू निकालते समय, कॉस्ट प्राइस निकालते समय। एक तो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक होता है वेटेड एवरेज मेथड। एक एग्जांपल समझते हैं फटाफट। आपने 100 यूनिट खरीदी, कोई रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं, उससे मैन्युफैक्चर करते हुए बनाते हैं, और 10 रुपये खरीदी। फिर आपने 50 यूनिट्स परचेज करी और ये 12 रुपये की होगी। प्राइस बदलती रहती है कई बार सामान की। अब इसमें से मान लीजिए आपने सपोज करते हैं 80 यूनिट्स यूज़ करी प्रोडक्शन में, अपनी रॉ मटेरियल को मतलब प्रोडक्ट को बनाने में। बाकी 150 यूनिट्स हैं आपके गोडाउन में, 150 में से आपने 80 यूनिट्स निकाली और उन्हें यूज़ में लिया। तो क्वेश्चन होता है इन 80 यूनिट का प्राइस क्या माने, क्योंकि तो मिक्स हो गया सामान, स्टोर में जाके रख दिया तो सामान एक जगह मिक्स हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि जो 80 यूनिट्स आपने काम में ली हैं, ये वाली ली हैं कि ये वाली ली हैं, या दोनों में थोड़ा थोड़ा लिया है। तो फीफो मेथड बोलता है कि जो पहले आए ना माना जाएगा उसमें से गई हैं यूनिट्स। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 100 यूनिट्स में से गई 80, तो इनकी प्राइस होगी 10। तो आपका जो आंसर होगा कि 800 वैल्यू का जो सामान है वो हम काम में ले चुके हैं। बाकी बचाओ कितना है क्लोजिंग स्टॉक, अगर कोई पूछे आपसे बचाओ कितना है, 100 में से 80 चले गए तो 20 बचा हुआ है 10 रुपये के हिसाब से, और 50 बचा हुआ है 12 रुपये के हिसाब से, राइट। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जाएगी, नहीं 200 तो ये हो जाएगी, प्लस 6000 ये हो जाएगी, 600 ये हो जाएगी, टोटल 800 रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। 800 का तो काम में ले लिया और 800 का बच गया। इस तरह से वैल्यू डिसाइड हो गई। ये होता है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो सामान पहले आया है वही पहले गया है, ये माना जाएगा। वेटेड एवरेज मेथड क्या बोलता है कि जो सामान पड़ा हुआ है उसका एक एवरेज प्राइस निकालिए। जैसे 100 यूनिट आपने कितने में खरीदी थी, 1000 में, तो टोटल वैल्यू हो गई 1000, प्लस आपने 50 यूनिट खरीदी 12 रुपये के हिसाब से, तो वैल्यू कितने रुपये का सामान था, ये 600 रुपये का। तो इसमें डिवाइड एवरेज कैसे आएगा, जब आप क्वांटिटी का डिवाइड लगाएंगे, कितनी यूनिट है 150 यूनिट्स, तो डिवाइड लगा दीजिए, यानी 1600 डिवाइडेड बाय 150, तो पर यूनिट की प्राइस आ जाएगी आपकी। मैं कैलकुलेटर पे डिवाइड लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा 10.67 प्राइस, यानी पर यूनिट। तो माना जाएगा एक यूनिट 10.6 की आपने 80 यूनिट्स काम में ले ली है, और 80 यूनिट बची आपके गोडाउन में बची हुई है 70 यूनिट्स। 150 में से 80 तो काम में लेनी, तो इनकी प्राइस होगी 10.67, और जो बची हुई है उनकी प्राइस भी होगी 70, जो बची हुई गोडाउन में 10.67। तो इस तरह से वैल्यू आएगी। तो अगर हम 10.70 जो यूनिट्स बची हुई हैं इन्हें मल्टीप्लाई करें 10.67 से, तो ये आएगा 747। तो वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, जो 70 यूनिट्स आपके पास पड़ गई बची हुई हैं, जो 80 तो काम में लेनी, 70 यूनिट बची हुई हैं, उनकी वैल्यू 10.67 से मल्टीप्लाई करके 747 आ रही है, ठीक है। जबकि फीफो मेथड में कितनी आ रही थी वैल्यू, 800 आ रही थी। तो ये फ़र्क हो सकता है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद कुछ चीज़ों में डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं, यानी वैल्यूएशन। अब मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन फीफो मेथड लगा रही है तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, आप वेटेड लगा रहे हैं तो वैल्यू अलग आएगी। तो ये डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करते हैं कई बार, यानी खुद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कई जगह डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। तो आपको चूज़ करना होता है कि भैया ये वाला मेथड यूज़ करें कि ये वाला मेथड यूज़ करें। डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू सर्टेन अकाउंटिंग प्रॉब्लम में ईच हैव आर्ग्यूमेंट। इससे आर्ग्यूमेंट विवाद पैदा होता है कि कौन से सुझाव को माने टू रिकमेंड देम। देयरफॉर द चॉइस बिटवीन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बिकम डिफिकल्ट। तो आपको चूज़ करना डिफिकल्ट हो जाता है कि ये मेथड फॉलो करें फीफो या वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करें।
रिस्ट्रिक्टेड स्कोप होता है क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप बना रहे हैं वो कानून को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। ये नहीं कि कंपनी लॉ में कुछ और लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ और लिखते हैं। कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ को, स्टैट्यूट मतलब लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते, कानून से ऊपर नहीं जा सकते, कानून को ध्यान में रखते हुए बनाए जा सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट, ये कानून से ऊपर नहीं हो सकते, कानून को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टैट्यूट। एम्बिट मतलब दायरा, कि जो प्रिवेलिंग स्टैट्यूट, मतलब जो चल रहा है करंट में, जो कानून चल रहा है, स्टैट्यूट जो लॉ चल रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए ही आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना सकते हैं। अब प्रोसेस क्या है, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI बीइंग अ प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी इन कंट्री टूक अपॉन इटसेल्फ द लीडरशिप रोल बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB 1977। जो सी इंस्टीट्यूट है उसने एक इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट की थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1977 में। इसको जिम्मेदारी दी थी सी इंस्टीट्यूट ने कि तुम्हें इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने हैं ताकि सब लोग एक जैसे अकाउंटिंग फॉलो करें। द ICAI हैज़ टेकन सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव, महत्वपूर्ण कदम उठाया था इन द सेटिंग एंड इशूइंग प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इंश्योर दैट द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस फुली कंसल्टेटिव, यानी बातचीत से बने, एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। द ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कंसिडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। इन्हें पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते थे, अब इनका नाम बदल के इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हो गया, जो पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए सी इंस्टीट्यूट इंडिया में बनाता है अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाइल फ्रेमिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया एंड ट्राई टू इंटीग्रेट दैम। कोशिश करता है कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के थ्रू मैच हो जाए, क्योंकि यहाँ का अगर CA क्वालिफाइड होता है तो लंदन में भी काम कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी जा सकते हैं, अमेरिका में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं वही इंडिया में चल रहे हैं, उनके मैच करते हुए। वाइल फ्रेमिंग इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया ट्राई टू इंटीग्रेट दैम इन द लाइट ऑफ द एप्लीकेबल लॉ। हमें अपने कानून का ध्यान रखना होता है, कस्टम, रीति रिवाज, यूसेज एंड बिजनेस एनवायरनमेंट देखना होता है कंट्री का। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये तो समझ में आ गया कि 1977 में सी इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया था जो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। IFRS जो है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया बनाए जाते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में कौन कौन से लोग होते हैं वो बताया जा रहा है। द कंपोजिशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडस्ट्री के, मतलब जो इंडस्ट्री को समझने वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इसमें हो सकते हैं, रेगुलेटर्स हो सकते हैं, अकेडमिशियन हो सकते हैं, एजुकेटेड लोग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनना चाहिए। ऑल्दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय काउंसिल ऑफ CA, भले इसे सी इंस्टीट्यूट ने क्रिएट किया है। ASB इज इंडिपेंडेंट इन द फॉर्मुलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी जो ASB है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, सी इंस्टीट्यूट उसमें दखल नहीं दे सकता है, हाँ सलाह दे सकता है अपनी। द काउंसिल ऑफ ICAI इज़ नॉट एम्पावर्ड, यानी सी इंस्टीट्यूट को राइट नहीं है, जो सी इंस्टीट्यूट की जो काउंसिल उसे राइट नहीं है टू मेक एनी मॉडिफिकेशन, की वो कोई चेंजेस करे इन द ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं ASB ने विदाउट कंसल्टिंग विद द ASB, यानी कि किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बदलना है तो सी इंस्टीट्यूट की जो काउंसिल है वो अपने मन से नहीं बदल सकती है, पहले उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से कंसल्ट करना होगा, सुझाव लेने होंगे, उसके बाद ही वो चेंजेस कर सकती है किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन बी ब्रीफली आउटलाइन, ये प्रोसीजर अपनाया जाता है। अगर इंडिया में कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहा है ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो वो ये प्रक्रिया अपनाएगा। सबसे पहले तो वो एरिया आइडेंटिफाई करेगा किस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है, भाई क्लोजिंग स्टॉक पे बनाना है, कैश फ्लो पे बनाना है, अमलगमेशन, बहुत सारे एरिया होते हैं अकाउंट्स में, किस एरिया पे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरिया बाय ASB फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एरिया, जैसे किसी कानून बनाती है सरकार तो कोई सब्जेक्ट चुनती है ना, किस पे, GST पे, कंपनी पे, पार्टनरशिप फर्म पे, इन्वायरमेंट पे, तो एक कानून के लिए भी एक टॉपिक होना चाहिए, इसलिए ASB को भी एक टॉपिक चूज करना था कि किस टॉपिक पे वो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना चाहती है। उसके बाद एक ड्राफ्ट लेटर तैयार होता है, उसमें लिखा जाता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाया जा रहा है, इसमें जो टर्म्स यूज़ की जा रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है, कैसे उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा, वैल्यूएशन कैसे होगा, एक्सेट्रा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, उसके बाद वो स्टडी ग्रुप जो सब्जेक्ट को समझने वाले लोग हैं, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग होंगे, कुछ अकेडमिशियंस होंगे, कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं, उनकी कमेटी बनाती है। ग्रुप बाय ASB टू कंसिडर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड प्रिपेयर प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट क्रिएट किया जाता है ऑफ द प्रपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। द ड्राफ्ट नॉर्मली इंक्लूड ऑब्जेक्टिव होता है एंड स्कोप होता है स्टैंडर्ड की, वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किस किस पे अप्लाई होगा, उसका स्कोप क्या है, डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स यूज इन द स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में टर्म्स यूज़ की जा रही है उनका मीनिंग क्या है, रिकॉग्निशन कैसे होगा, मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है, वेरेवर एप्लीकेबल, एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कैसे अप्लाई होंगी। तो पहला तो है कि कोई टॉपिक हम चूज़ करेगा ASB, उस टॉपिक को चूज़ करने के बाद उस पर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा, उसके बाद उस ड्राफ्ट को पे राय ली जाएगी डिफरेंट ग्रुप्स की कि ये सही रहेगा अकाउंटिंग से अप्लाई करना नहीं। कंसिडरेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट को ASB एंड रिवीजन इफ एनी ऑफ द ड्राफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ डेलिब्रेशन है, सुझाव लिए जाएंगे कमेटी मेंबर से और वो अपने सुझावों को ध्यान में रखते हुए ASB उसमें चेंजेस करेगा। सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आफ्टर रिवीजन बाय ASB टू काउंसिल मेंबर ऑफ द सी इंस्टीट्यूट। तो फिर जब ड्राफ्ट लेटर तैयार हो जाएगा, मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे होना चाहिए, इंडिया में ऐसे अप्लाई होना चाहिए, ऐसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे एक्सेट्रा, तो वो सी इंस्टीट्यूट को भेजेगा सलाह के लिए। एंड स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजेगा, जैसे कंपनी अफेयर डिपार्टमेंट, कंपनी अफेयर, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज एक्सेट्रा को कमेंट के लिए भेजे जाएंगे। यानी सबसे पहले तो ASB एक टॉपिक चूज़ करेगा जिस टॉपिक पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है, उसके बाद वो कमेटी बनाएगा उस टॉपिक को जानने वाले लोगों की, उसके बाद एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाएगा, सुझाव लिए जाएंगे। फिर जब ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाएगा तो सी इंस्टीट्यूट को और जो रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उन्हें भेजे जाएंगे कमेंट के लिए, सुझाव मांगने के लिए। मीटिंग विद रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडी टू असर्टेन देयर व्यू ऑन द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद व्यूज़ लिए जाएंगे, जो बॉडीज़ हैं जैसे SEBI के लिए जाएंगे, टैक्स डिपार्टमेंट के व्यूज़ लिए जाएंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही रहेगा या नहीं रहेगा। फिर उसके बाद सुझावों को ध्यान में रखते हुए फाइनलाइजेशन करेंगे, एक्सपोज ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इट इशुएंस इनवाइटिंग पब्लिक कमेंट। उसके बाद पब्लिक को भी पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, यानी साइट पे अवेलेबल होंगे, पब्लिक भी अपने को सुझाव दे सकती है। उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ कमेंट रिसीव ऑन द एक्सपोजर ड्राफ्ट, जो कमेंट रिसीव हुए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को, उसके बाद वो फाइनलाइजेशन करेगा ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय द ASB एंड सबमिट कर देगा काउंसिल ऑफ द सी इंस्टीट्यूट फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल फॉर इशुएंस। सी इंस्टीट्यूट को दे देगा कि भैया अब इसे हमने बना दिया, आप देखिए कि सही है और उसके बाद इसे अप्रूव करिए। कंसिडरेशन ऑफ द फाइनल ड्राफ्ट, जब सी इंस्टीट्यूट उसे अप्रूव कर देगा, प्रपोज स्टैंडर्ड एंड द CA काउंसिल ऑफ द CA एंड इज फाउंड नेसेसरी, सी इंस्टीट्यूट को लगता है कि हाँ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनना चाहिए, मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट इन कंसल्टेशन विद ASB इज डन। और कोई भी चेंजेस अगर करेगा सी इंस्टीट्यूट तो अपने मन से नहीं करेगा, उसको पहले ASB से सलाह लेनी होगी, उसके बाद ही वो चेंजेस कर सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रेलेवेंट सब्जेक्ट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, अगर आप नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए बना रहे हैं तो कंपनीज के लिए बना रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब अदर देन कंपनीज के लिए बना रहे हैं, कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब कंपनीज और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी अदर देन कंपनीज के लिए बना रहे हैं, फर्म के लिए बना रहे हैं, HUF वगैरह के लिए बना रहे हैं, इज देन इशूड बाय सी इंस्टीट्यूट। तो इंडिया में सी इंस्टीट्यूट इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज़ अगर आप कंपनीज के लिए बना रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ये इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में। तो एक तरह से ये प्रोसेस हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो 1977 में सी इंस्टीट्यूट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए, वो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। सी इंस्टीट्यूट की जो काउंसिल है वो केवल सलाह दे सकती है, उसमें अब प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकती, वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। ASB जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एक टॉपिक चूज़ करता है जिस टॉपिक पे उसे अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है, उसके बाद वो वेरियस स्टडी ग्रुप की कमेटी क्रिएट करता है, वो कमेटी एक ड्राफ्ट लेटर तैयार करती है, ड्राफ्ट लेटर फिर सी इंस्टीट्यूट को भेजा जाता है और डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भेजा जाता है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं उनसे सुझाव लिए जाते हैं, उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक प्रपोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है। फिर वो फाइनलाइजेशन के लिए रखने के लिए पब्लिक के कॉमेंट भी उसमें मंगाए जाते हैं। कमेंट को ध्यान में रखते हुए चेंजेस को करने के बाद ASB वो ड्राफ्ट लेटर जो होता है सी इंस्टीट्यूट को सबमिट कर देता है। सी इंस्टीट्यूट अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाहता है, कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता है तो भी ASB से सलाह लेने के बाद ही मॉडिफाई करता है, और फिर सी इंस्टीट्यूट बताता है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब से एप्लीकेबल होगा। जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं जैसे फर्म, HUF जो कंपनी नहीं है उनके लिए तो सी इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, और जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है। ये लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अब तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया चुका है सी इंस्टीट्यूट, यानी ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड विच हैव टू बी कंप्लाइड, आपको इनको फुलफिल करना होता है, कंप्लाई मतलब लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, मानना होता है बाय द बिजनेस एंटिटी, सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी गैप बोलते हैं शॉर्ट में। अब गैप मतलब वो चीज़ें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो पूरे वर्ल्ड में लोग फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। गैप
लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS1 है डिस्क्लोजर अकाउंटिंग पॉलिसी। ये AS1 ये बताता है कि कैसे आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और P&L को बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप अपने ऑनर को दे सकें। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे रिवाइज मतलब कुछ चेंजेस हो चुके हैं इसमें अब तक। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज अभी आप 11 से पढ़ रहे हैं वैसे तो, कि जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है वो या तो कॉस्ट प्राइस या रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर लेस पे किया जाता है, वो AS2 में लिखा हुआ है इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। AS4 है कंटीजेंसी इन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी AS4 इस बात पे है कि कोई अचानक से कोई कंटीजेंसी आ गई है, कोई इवेंट हुआ है जो बैलेंस शीट तो बन गई है पर अभी शेयर होल्डर की मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि बैलेंस शीट बनने के बाद आपकी शेयर होल्डर स्टेक होल्डर की मीटिंग होती है जिसमें आपको बताना होता है, पर बैलेंस शीट बनने के कुछ दिन बाद ही कुछ चेंजेस हो गए। जैसे मान लीजिए कोई डेटर था 10 करोड़ का दिखा रखा था, अब वो दिवाली हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, वो पैसे नहीं दे पाएगा, पर 31 मार्च को तो ऐसा कंफर्म नहीं हुआ था, 5 अप्रैल को कंफर्म हुआ। तो अब ये जो चेंजेस हुआ बैलेंस शीट बनने के बाद इसे कैसे शो करेंगे अपने बुक्स अकाउंट में, तो AS4 आपको बताता है कि अभी अकाउंट्स अप्रूव तो हुए नहीं है। अकाउंट्स अप्रूव कब होंगे, जब ऑनर आएंगे मीटिंग में, ठीक है, तो उसके बाद बैलेंस शीट बनने के बाद और अप्रूवल से पहले कोई चेंजेस हुए तो आप कैसे उसे शो करेंगे, AS4 बताता है। AS5 बताता है कोई नेट प्रॉफिट और लॉस हुआ है, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज हुआ है तो कैसे दिखाना है। AS7 बताता है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्टर वो कैसे अकाउंट्स बनाएंगे। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे है कि कैसे आप अपने प्रॉफिट और इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे, कब मानेंगे कि वो प्रॉफिट और इनकम आपको हो गई। AS10 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। अब बीच में आपके माइंड में होगा सर गिनती देखी गलत होगी, काउंटिंग 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 के बाद 7 आता है, पर यहाँ 6 तो है नहीं, तो AS6 डेप्रिसिएशन पर था वो हटा लिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। AS10 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे कि फिक्स एसेट की वैल्यूएशन कैसे होगी, कैसे आप उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। AS11 रिवाइज्ड है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, की फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर हम फॉरेन से सामान खरीदते हैं तो एक्सचेंज रेट तो बदलती रहती है डॉलर और रुपीज़ की, तो हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे। AS12 है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, की अगर गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी देती है, सहायता राशि देती है, तो अपनी बुक्स अकाउंट में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। AS13 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। AS14 है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, अगर दो कंपनी आपस में मर्ज होती है, कंपनी दूसरे को खरीदती है तो अमलगमेशन बोलते हैं, तो फिर आप इसकी कैसे अकाउंटिंग करेंगे। AS15 रिवाइज एम्प्लॉइज बेनिफिट जो होते हैं जैसे ग्रेच्युटी PF, इसका वैल्यूएशन कैसे होगा। AS16 बोरोइंग कॉस्ट, अगर आप लोन लेते हैं ब्याज देते हैं तो ब्याज का एडजस्टमेंट कैसे होगा कि वो असेट की कॉस्ट में कब जुड़ेगा, कब वो P&L में ट्रांसफर होगा एक्सेट्रा। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, अगर एक कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करती है तो उसे सेगमेंट बोलते हैं। जैसे आप सोप भी बनाते हैं, आप शैम्पू भी बनाते हैं, आप टूथपेस्ट भी बनाते हैं, तो डिफरेंट सेगमेंट हो गए, तो आप डिफरेंट सेगमेंट को कैसे शो करेंगे। AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है कि अगर आपकी रिलेटेड पार्टी मतलब आपने कहीं पर पैसा लगा रखा है या उसने आप में पैसा लगा रखा है, वो आपकी सिस्टम कंसर्न यानी मोर देन 50% ज़्यादा शेयर आपने खरीद रखे हैं तो रिलेटेड पार्टी हो गई। या आपका रिलेटिव है, आपकी वाइफ का बिजनेस चलता है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है एक्सेट्रा, तो रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर कैसे शो होंगे। AS19 लीज पर है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लीज पे लेते हैं तो कैसे अकाउंटिंग होगी। AS20 अर्निंग पर शेयर है, EPS कैसे कैलकुलेट होगा। AS21 कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जब एक ही कंपनी की डिफरेंट कंपनी सब्सिडी होती है, सब्सिडी कंपनी तो आप समझते हैं अगर किसी कंपनी के मोर देन 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर आप खरीद लेते हैं तो वो कंपनी आपकी सब्सिडी कंपनी बन जाती है। जो कंपनी खरीदती है उसे होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी बोलते हैं, और जिस कंपनी के आप खरीदते हैं उसे सिस्टर कंसर्न या आप उसे सब्सिडी कंपनी बोलते हैं। तो फिर अकाउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि वो कंपनी अब हमारे अंडर में आ गई। AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम, की टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा इनकम पे, इसके बारे में कैसे शो करेंगे आप उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। AS23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आपके डिफरेंट एसोसिएशन में अपना जो पैसा लगा रखा है उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिखाएंगे। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अगर आपने कोई बिजनेस बंद किया है ड्यूरिंग द ईयर, जैसे सोप भी बनाते थे, शैम्पू भी बनाते थे, अब शैम्पू का बिजनेस बंद कर दिया तो उसको कैसे शो करना है। AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर आपको एक साल से पहले ही अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ जाए तो आप उसे किस तरह से रिपोर्ट करेंगे अपने शेयर होल्डर को, एंट्री मतलब बीच में, साल के बीच में। AS26 इंटेंजिबल असेट पे, यानी जो पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क गुडविल वगैरह होते हैं उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। AS27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर, अगर आप किसके साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं तो आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। AS28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, इम्पेयरमेंट मतलब गिरावट, किसी असेट की वैल्यू में गिरावट हो जाती है तो आप उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। AS29 प्रोविजन कैसे बनेगा, कंटीजेंट लायबिलिटी कहाँ
कहाँ शो होंगी, कंटीजेंट एसेट कहाँ शो होंगी, इन सब के बारे में है। तो आपको एएस की नाम पता होनी चाहिए कि डिटेल अभी नहीं पढ़नी, डिटेल आप इंटर में और बहुत ज़्यादा डीप में फाइनल में पढ़ेंगे। फाउंडेशन लेवल पे आपको नाम ही पता होने चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड फ्रेमवर्क, ये वो फ्रेमवर्क है, वो तरीका है, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी या फिक्स अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इवेंट सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेज बिकम कंपेरेबल, ताकि डिफरेंट कंपनियां एक जैसे अकाउंटिंग फॉलो करेंगी तो आप कंपेयर कर पाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज करते हैं, मतलब फिक्स करते हैं डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को विद व्यू एलिमिनेट नॉन कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉन कंपेरेटिव को हटा जा सके। यानी फर्स्ट पॉइंट कहना जा रहा है कि कंपेयर हो सके वो स्टेटमेंट। प्रोवाइड अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसीज बनाई जा सकें, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बनाई जा सकें। बेनिफिट्स क्या होते हैं अकाउंटेंट को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? एक तो कंपेरेबिलिटी हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यानी सब लोग एक जैसे अकाउंटिंग अगर फॉलो करते हैं तो कंपेरिजन करना ईजी हो जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर, आप लॉ के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपने स्टेक होल्डर्स को बता सकते हैं। फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमी के, डिफरेंट इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक से ज़्यादा ऑप्शन देते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। जैसे AS2 है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वो फीफो मेथड से भी कर सकते हैं आप और वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट, लॉ के ऊपर नहीं जा सकते, लॉ को ध्यान में रखते हुए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। यानी कानून कुछ और कह रहा है, जैसे कंपनी एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है और आपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया वो कुछ और कह रहा है, तो कंपनी एक्ट को ही प्रेफर किया जाएगा, यानी लॉ से ऊपर नहीं जा सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ट्रू फॉल्स आपको बताने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिटन पॉलिसी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इशूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इशू करती है, गवर्नमेंट इशू करती है और अदर रेगुलेटरी बॉडी इशू करती है। कवरिंग द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, इसमें लिखा जाता है कैसे रिकॉग्निशन होगा किसी ट्रांजेक्शन का, मेजरमेंट कैसे होगा, प्रेजेंटेशन कैसे होगा, डिस्क्लोजर कैसे होगा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इवेंट का इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रू है, सही बोल रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही बताते हैं किस तरह से किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन ओवरराइड द स्टैट्यूट, का लॉ से ऊपर जा सकते हैं, गलत, लॉ के नीचे ही चलते हैं, लॉ को ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कभी भी लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। डिफिकल्ट इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द बेनिफिट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये फॉल्स है, बेनिफिट थोड़ी है तो लिमिटेशन है, कमी है कि अगर डिफरेंट चॉइस बताता है कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेथड हम यूज़ करें, तो ये फॉल्स है। रिक्वायरमेंट फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर इन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या ये कमी है? ये तो फ़ायदा है ना, आपको एडिशनल डिस्क्लोजर लॉ में जो कह रखा है उसके अलावा आप एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं, तो ये तो फ़ायदा हुआ आपने, ठीक है। तो ये लिमिटेशन तो कमी थोड़ी, तो फ़ायदा है कि हम लॉ में जो लिखा हो उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं अपने ऑनर को, तो ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट। ASB स्टैंड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइजेशन बेंचमार्किंग, ASB का पूरा नाम ये है, गलत, ASB का पूरा नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसे 1977 में सी इंस्टीट्यूट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। देयर आर नो लिमिटेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कोई लिमिटेशन कमियां नहीं है, फॉल्स, उसकी दो कमियां हैं, एक तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और दूसरा है कि वो लॉ के ऊपर नहीं जा सकता, तो ये कमियां हैं, ये फॉल्स है स्टेटमेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी अदर देन कंपनी, जैसे फर्म, HUF, AOP, BOI एक्सेट्रा, इन इंडिया इशूड बाय, ये कौन इशू करता है? उन्हें पता है सी इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाता है। और कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं? हार्मोनाइज अकाउंटिंग पॉलिसी, बिल्कुल हार्मोनाइज मतलब ईजी करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को। एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉन कंपेरेबिलिटी को हटाते हैं, यानी कंपेयर कर सकें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ द अबव। इट इज़ एसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग प्रिंसिपल पॉलिसी इन ऑर्डर टू इंश्योर, क्यों आप इक्वल अकाउंटिंग पॉलिसी बनाना चाहते हैं, स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं? एक तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, यानी मतलब सब ये लोग एक जैसे अकाउंटिंग फॉलो करें, चोरी छुपे कोई गलत तरीके से अकाउंटिंग ना हो। कंसिस्टेंसी बनी रहे, यानी इस साल जो अकाउंटिंग हो रही है वही नेक्स्ट ईयर हो रही है, वो भी उसके कई सालों तक सेम अकाउंटिंग होनी चाहिए, यानी कि इस साल कुछ और कर रहे हैं, अगले साल कुछ और करें, फिर उसके अगले साल कुछ और करें, चेंजेस नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। इसके लिए आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो बोथ ऑफ द अबव। तो ये आपका हो गया है चैप्टर
इसमें एक और क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव बताइए क्यों बनाए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लेते हैं, जैसे आप पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेलेक्टेड सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, नीतियाँ होती हैं और ब्रॉड गाइडलाइंस या दिशा निर्देश होते हैं रिगार्डिंग द प्रिंसिपल एंड मेथड कि आप कौन से तरीके अपनाएंगे टू बी चूजन आउट ऑफ सेवरल ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में से आप कौन सा तरीका अपनाएंगे अकाउंटिंग करते समय। द मेन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड कि ये वो स्टैंडर्ड बनाते हैं, वो एक बेंचमार्क बनाते हैं विच हैव टू बी कंप्लाइड विद, जो आपको अपनाना होता है टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी जो पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग फॉलो हो रही है, गैप बोलते हैं शॉर्ट में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वही इंडिया में फॉलो हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीक टू सजेस्ट रूल, ये वो आपको सजेशन देते हैं, वो नियम बनाते हैं क्राइटेरिया फॉर अकाउंटिंग मेजरमेंट का। दीज स्टैंडर्ड हार्मोनाइज ईजी करते हैं द डाइवर्स टिपिकल जो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है उन्हें ईजी बनाते हैं प्रैक्टिस एट प्रेजेंट इन यूज इन इंडिया। स्टेट द एडवांटेज ऑफ सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडवांटेज क्या होते हैं। एक तो मेन एडवांटेज तो यही है कि सब लोग एक जैसे अकाउंटिंग फॉलो करें ताकि कंपेरेबिलिटी हो जाए, कंसिस्टेंसी बनी रहे। The main advantage of setting accounting standard is that the adoption and application accounting standard ensure कि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपनाएंगे, यूज़ में लेंगे, तो इंश्योर ये फ़ायदा क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, इक्वालिटी रहेगी, कंपेरेबिलिटी हो जाएगी। टाटा रिलायंस ऐसी कंपनियां जो एक जैसे अकाउंटिंग फॉलो करेंगी तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे। एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, क्वालिटी मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। इंप्रूवमेंट इन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। द अदर एडवांटेज आर रिडक्शन वेरिएशन, अलग अलग तरीके जो होते हैं उनके में कमी आएगी। डिस्क्लोजर बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड बाय लॉ, लॉ जो कह रहा है उससे एक्स्ट्रा बता सकते हैं। फैसिलिटी कंपैरिजन को क्रिएट करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला चैप्टर। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिक तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।